और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग टू न्यू। और इसका हिंदी वर्जन है, पुरानी चीज़ें चेंज होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह नई चीज़ें अपने पैर जमा लेती हैं। यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और टाइम किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ये कहावत आज हम इकॉनमी में भी देख रहे हैं, जब कार्बन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कोल, ऑयल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रही हैं और उनकी जगह नई इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। और ऐसी ही एक न्यू कमर इंडस्ट्री है जो कि फ्यूचर में इंडिया में बहुत बड़ा होने का पोटेंशियल रखती है। और अगर ये इंडस्ट्री प्रॉपर डेवलप हुई या इस पर अच्छे से फोकस हुआ तो ये इंडिया को टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल टॉप पर बैठा देगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस जनरल अवेयरनेस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई इंडस्ट्री के बारे में और इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक फॉलो करें। मैं हूँ विनय चौहान और अगर आप करंट, जनरल, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो घंटा है उसको दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आते हैं इन सब टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो। और आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री पर। ग्रीन हाइड्रोजन जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन है जो कि बिना कार्बन के फुटप्रिंट के पैदा की जाती है। और जी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का जो सबसे पसंदीदा प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देना। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और जो मशीन ऐसा काम करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे इंडिया की फ्यूचर इंडस्ट्री बन सकता है, इसके लिए पहले हमको समझना होगा इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन, कि किस हिसाब से इंडिया एनर्जी कंज्यूम करता है। तो यार, अपने देश में जो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर जो है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 56% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके बाद रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल और पब्लिक सेक्टर मिला के 31% एनर्जी कंज्यूम करते हैं और 10% एनर्जी कंज्यूम होती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। अब इंडस्ट्री सेक्टर में जो 56% टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका भी 60% आ रहा है फोसाइल फ्यूल्स यानी कि कोल, ऑयल और गैस से, जो कि एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती हैं और इन्वायरमेंट में इसका बहुत ही गंदा वाला इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप किया जाए, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी पर फोकस किया जाए जिससे एनर्जी सेक्टर डीकार्बनाइज होने लगे, यानी कि जिससे ग्रीन हाउस गैसेस ना प्रोड्यूस हों। और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो कि हाई कार्बन एमिटिंग एनर्जी रिसोर्स को सब्सटीट्यूट कर सकता है। वैसे हाइड्रोजन ऑलरेडी अराउंड द वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज किया जा रहा है और जो इंडिया में दिल्ली बेस्ड एनर्जी थिंक टैंक है, काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, इसके मुताबिक इंडिया में जो करंट हाइड्रोजन का कंजम्पशन है वो है 5.6 मिलियन टन, मगर ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हाइड्रोजन ट्रेडिशनल फोसाइल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन है और यह स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से आती है जिसमें कि खतरनाक वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और इसके अलावा 1.9 मिलियन टन हाइड्रोजन मेथनॉल और फर्टिलाइजर में एम्बेडेड फॉर्म में यूज की जाती है। तो इस तरह से करंटली इंडिया की पर एनम यानी कि पर ईयर 7.5 मिलियन टन हाइड्रोजन का कंजम्पशन है, यानी कि पर ईयर 7.5 मिलियन टन हाइड्रोजन की डिमांड है जो कि अभी फोसाइल फ्यूल के थ्रू आ रही है। दोस्तों, फोसाइल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि जिनको तैयार होने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। तो अगर इस फोसाइल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से फुलफिल किया जाए तो यह फ्यूचर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, जिसमें कि रिन्यूएबल पावर जैसे कि सोलर या विंड पावर का यूज़ करके वाटर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी रिसोर्स स्टोर कर लिया जाता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो यार ये तो हुआ सोने पे सुहागा। एक तो इसमें ना कोई खतरनाक वाला केमिकल रिलीज होता है, ना ही कोई खतरनाक वाली ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बल्कि इसमें तो एटमॉस्फेयर को प्योर ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इस तरीके से ये हुआ ना सोने पे सुहागा। गुड। तो अब जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए यूज की जा रही है वह है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, और जिस मशीन में यह सब होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। तो दोस्तों, इंडिया की एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन कंजम्पशन को ग्रीन हाइड्रोजन से फुलफिल करने के लिए और करंट में यूज किए जा रहे फोसाइल फ्यूल को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब यदि इंडस्ट्री इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है तो इसकी टेक्नोलॉजी पर तीखी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। वैसे इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को चूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बहुत पुराने टाइम से जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो थी एल्कलाइन टेक्नोलॉजी, और अब इसकी जगह ले रही है सेफ और ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM। मगर दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें एक हाईली एसिडिक मेम्ब्रेन होती है जिसकी pH वैल्यू 1 होती है। अब जिनको pH का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता देता हूँ कि जिस भी चीज़ की pH वैल्यू 7 से कम होती है वह एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, और जिस सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वह होता है बेसिक यानी कि क्षारीय। और ये जो अपना प्योर वाटर है, शुद्ध पानी, इसकी pH वैल्यू होती है 7। तो इस PEM टेक्नोलॉजी में एक हाईली एसिडिक मेम्ब्रेन होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल के जैसे कि प्लेटिनम, रुबिडियम, रोडियम, इरिडियम, इस टाइप के मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम चीप मेटल के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वो जरा सी ही देर में कोरोड हो जाएंगे, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन होने पर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से PEM टेक्नोलॉजी का बहुत ही हाई मेंटेनेंस बिल होता है। PEM इलेक्ट्रोलाइजर कुछ इस तरह से होता है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, एनोड और कैथोड, और ये बीच में हाई एसिडिक मेम्ब्रेन। इसमें पानी भर दिया जाता है और जब इसमें पावर सप्लाई करी जाती है तो एनोड साइड एनोडिक रिएक्शन होती है और वाटर हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस एनोड के थ्रू अट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ फ्लो हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन, जिसको कि प्रोटॉन बोलते हैं, वह प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू कैथोड साइड मूव हो जाता है। अब कैथोड साइड कैथोडिक रिएक्शन होती है जहां पर प्रोटॉन सप्लाई किए गए इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होकर हाइड्रोजन बनाता है। कैथोड साइड में हाइड्रोजन कलेक्ट कर ली जाती है और एनोड साइड से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो ये है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक और नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एनॉयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि AEM टेक्नोलॉजी, जिसमें कि PM के चैलेंजेस को सॉल्व करने की क्षमता है। AEM इलेक्ट्रोलाइजर में जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी कि पावर सप्लाई करते हैं तो कैथोड साइड में प्रेजेंट वाटर हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाता है। यह हाइड्रोक्सिल आयन एनॉयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से एनोड साइड मूव कर जाता है जहां एनोडिक रिएक्शन होती है और यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में डिस्पेंस हो जाती है और कैथोड साइड से हाइड्रोजन स्टोर कर ली जाती है। तो दोस्तों, PEM में मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जबकि AEM में मेम्ब्रेन के थ्रू हाइड्रोक्सिल आयन एक्सचेंज होता है। प्रोटॉन को एक्सचेंज करने के लिए हमें हाईली एसिडिक मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ती है, और इस हाईली एसिडिक और कोरोजिव इन्वायरमेंट की वजह से हमें एक्सपेंसिव मेटल्स के इलेक्ट्रोड यूज करने पड़ते हैं, नहीं तो चीप मेटल के इलेक्ट्रोड एसिड में घुल जाएंगे। वहीं AEM में जो मेम्ब्रेन होती है वह एनॉयन को एक्सचेंज करने के लिए होती है, तो यह एसिडिक नहीं होती है, जिस वजह से चीप मेटल जैसे कि स्टील, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इन सब मेटल के भी इलेक्ट्रोड यूज किए जा सकते हैं। PEM के मुकाबले AEM इलेक्ट्रोलाइजर में लो प्योरिटी का पानी भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि बरसात का पानी, टैप वाटर वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री का फ्यूचर हो सकती है। इंडिया की जो नेशनल केमिकल लैब है उसको AEM की रिसर्च में ठीक ठाक सक्सेस भी मिली है।
इस लैब में AEM में निकिल, कोबाल्ट और आयरन के इलेक्ट्रोड अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वहाँ के रिसर्च के हेड का कहना है कि AEM अभी भी मैच्योर होनी बाकी है। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए AEM के मैच्योर होने का वेट करना चाहिए या PEM के साथ काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि किसी को भी इस इमर्जिंग फील्ड में फ्यूचर बनाने के लिए AEM का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PEM से बड़ी आसानी से AEM पर स्विच किया जा सकता है और AEM इंडिया को इस एरिया में ग्लोबल लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों, ये तो था ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।